तो आज हम बात करने वाले हैं 2/7/2024 को जो आपकी शिफ्ट फर्स्ट ली गई थी एसएससी CHSL एग्जाम की। उसके अंदर जितने मत क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। था कि एक व्यापारी प्रत्येक 10,000 रुपये में 2 रेफ्रिजरेटर खरीदता है, इनकी 2 एसी खरीदता है। एक एसी को वो 20% की हानि पर बेचता है, दूसरे एसी को वो 20% के लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि परसेंट कितना है वो आपको यहाँ पर बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, आपको नॉर्मल से एक चीज़ पता होना चाहिए, एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब हम दो चीज़ों का सेलिंग प्राइस सेम होता है और उसमें से अगर एक चीज़ को हम k% की लॉस पर बेचता है और दूसरी जो चीज़ है उसको k% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो टोटल लाभ या हानि परसेंट जो होता है वो कितना होता है? आप बोलोगे जो k% है यानी कि माइनस का k²/100, ये होता है कि नहीं होता? होता है। बस आपका यही आंसर है। माइनस के माइनस 20% यानी कि 20 × 20 बटा कितना आएगा? 100 आएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 2 × 2 4 यानी कि माइनस का 4% यानी कि 4% का हानि होगी। आप इस क्वेश्चन को वर्बली कर सकते थे, आपको ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर? अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 आदमी 12 घंटे अगर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे वो पूछा रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 12 आदमी अगर 9 घंटे काम करेंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है MDH का, है ना। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चन को विदिन सेकंड उड़ा देंगे। देखो, 12 आदमी 9 घंटे काम कर रहे हैं, किसी काम को पूरा कर रहे हैं 24 दिन में। मैन, डे और होवर, ठीक है, आप लगा देना। होवर 9 है और डे आपके 24 है। ठीक है, इस प्रकार से लगा सकते हैं आप यहाँ पर। बराबर में कितना आएगा आपके यहाँ पर? आप बोलोगे यहाँ पर 8 आदमी काम करेंगे 12 दिन तक, हमें बताना है कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। मैं मानता हूँ कि D दिनों में काम कंप्लीट होगा। बस आपका आंसर आ चुका है, आपको दिख भी रहा होगा। अगर 12 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, ठीक है, और 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 3 बार कटेगा। 9 3 27 यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर? अगला आपको यहाँ पर टेबल दे रखी थी। आपसे अब बोला जा रहा है कि 2018 से 2020 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कारों के उत्पादन में लगातार कमी आई है। देखो, अगर आप यहाँ पर इन डेटा के अंदर देखोगे तो किसके अंदर लगातार कमी आई है वो बताना है। 2018 से 2020 तक का। 2018 ये आपका 2020। ध्यान से देखेंगे, 39 से 25 कमी आई है, आप बोलोगे बिल्कुल आई है। 25 से 18 कमी आई है, यानी कि ए वर्ष के अंदर तो आपकी कमी आई है। बात करें अगले के अंदर तो 14 से 12 हुआ है, फिर 12 से 8 हुआ है, कमी आई है, यानी कि बी के अंदर भी कमी आई है। बात करें सी की तो यहाँ पर 19 से 25 हो गया, इसके अंदर तो वृद्धि हो गई, यानी कि सी के अंदर हमारा लगातार क्या नहीं है, ये कमी नहीं आई है। बात करें डी के तो 21 से 19 हुआ, कमी हुई, लेकिन 19 से 20 हो गया, वापस वृद्धि हो गई, यानी कि ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। यानी कि ए वर्ष और 2 बी वर्ष के अंदर इसके अंदर क्या आई है? कमी आई है, यानी कि ए भी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट है। अगले चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर? अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 100 एक सेकेंड कोई हट रहा है। हाँ, अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर एक बेलनाकार टंकी जिसकी धारिता यानी कि जिसका जो वॉल्यूम है वो है 8,316 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे आपको बोला जा रहा है कि यदि इसके आधार की त्रिज्या यानी कि इसका जो सरफेस है, जो आपका इसका पैंदा है, उसका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, तो टंकी की गहराई पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर उसकी हाइट पूछ रहा है डायरेक्टली। कैसे बताएंगे? देखो, जो बेलनाकार टंकी होता है उसका आयतन कितना होता है? आप लोग πr² होता ही नहीं होता है। इसकी वैल्यू कितनी रखी है? 8316। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 21 × 21, और हाइट की जगह हाइट है ना 8316। बस देखो कैसे काटेंगे, अगर आप इसको तो 21 से काट लेते हैं, पहले 7 से काट। देखो, सबसे पहले हम इसको काटते हैं किससे? 7 से काटेंगे, 3 बार कटेगा। 3 से काटेंगे इसको तो 3 दूनी 6 होता है ना। 2 3 बचेगा, 3 7 21 होता है, 2 1 बचेगा, 3 7 21 होता है, फिर कितनी बार कटेगा? 3 दूनी 6, 2772 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका खेल भी खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, 21 से अगर मैं काटूंगा तो 21 से कम 21 होता है, कितना बचेगा आपके पास? 6 7 बचेगा। 21 30 63 होते हैं और 21 दूनी 42 होते हैं, तो 132 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब हमारे पास वैल्यू बची हुई है इंटू एच बराबर 132। आता है कि नहीं आता? आता है। 22 से अगर मैं 132 काटूंगा तो 6 बार कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि 6 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है अंतर? ठीक है, अगले पे चलता है। अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर? अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर 2 समरूप ट्रायंगल है। देखो, 2 समरूप ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल XYZ। बोला जा रहा है कि इनका जो एरिया वो 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर और 635.04 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि QR की वैल्यू इतनी है तो YZ की वैल्यू बतानी है। देखो, आपको एक नॉर्मल सा कंसेप्ट पता होना चाहिए ट्रायंगल की सिमिलरिटी का, कि जो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो बुझाकर जो वर्ग होता है, उनका जो रेशियो होता है वो ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए। बस ये नॉर्मल सी क्या होती है, थ्योरम होती है, बेसिक से आपको पता होगा, क्योंकि सिमिलरिटी पर आपको बहुत सारे कंसेप्ट बेस होता है, तो ये जो थ्योरम है वो हर जगह काम करती है, तो आपको पता होगा वैसे तो ये। ठीक है, देखो एरिया कितना दे रखा है? 12.96, और नीचे कितना आएगा? 635.04। अब देखो, नीचे और ऊपर के दोनों पॉइंट हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे? हट जाएंगे यहाँ से। बराबर में क्या आएगा? QR का स्क्वायर यानी कि 2.9 का स्क्वायर, यानी कि 2.9 × 2.9। ठीक है, और
आपके बट्टे में क्या आएगा वाई जेड, यानी कि वाई जेड का होल स्क्वायर है ना, ऐसे लिख देता हूँ। वाई जेड को मैं एक्स मान लेता हूँ ताकि हमें वेरिएबल में लिखना पड़े। ठीक है, ठीक है, बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूंगा, ठीक है, ये क्या है, ये आपका स्क्वायर है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट यहाँ से हटाऊंगा, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलोगे 2.9 बचेगी, नीचे बचेगा एक्स। अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो 1296 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे 36 का स्क्वायर होता है। ऊपर कितनी वैल्यू बन गई, आप बोलोगे 36 बच गई। नीचे कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास, यहाँ पर 0 4 यानी कि 2 बनेगा, और आपका 635 यानी कि 625 यानी कि 25। 252 का स्क्वायर है नीचे, किसका स्क्वायर है, 252 का स्क्वायर है। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 36 से इसको काटूंगा तो कितने बार कटेगा, आपको 7 बार कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा। 36 सत्ते कितना होता है, 252 होता है, तो 7 इंटू कितना आ जाएगा 2.9, यानी कि एक्स वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पर, आप लोग एक्स वैल्यू आ गई 2.9 इंटू 7। ठीक है अंतर। ठीक है, अगर ये यहाँ पर 3 होता तो 3 इंटू 7 कितना आता, आप बोलोगे 21 आता है, यानी कि 21 से हल्का से कम आएगा। 21 से ज़्यादा वाला एक भी आंसर करेक्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। मैं पूरी कैलकुलेशन करूँगा नहीं, वैसे आप यहाँ पर इकाई का अंक भी चेक कर सकते थे। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस प्रकार से डाटा दे रखा था, पता नहीं क्या क्या डाटा है, लेकिन है ये। ठीक है, आपसे अब क्या बोल रहा है, आपसे आपको बोला जा रहा है कि यदि सभी कंपनियों में कुल श्रमिकों की संख्या समान है, जितनी भी कंपनियां हैं, देखो ये सारी कंपनियां ही होंगी, ठीक है, जिसका डाटा हमें दे रखा है ना, ये सारी क्या है, आपकी कंपनियां हैं, है ना। आपको लगता होगा कि मैं यहाँ पर हकीकत में क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, तो उसमें हकीकत में ही नहीं पढ़ता हूँ, है ना। अगर मेरा पेपर होता तो भी नहीं पढ़ता। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में आता हूँ, क्या पूछ रहा है मेरे से, क्या डिमांड क्वेश्चन कर रहा है, उसको सॉल्व करता हूँ। बाकी मुझे और कोई फालतू डाटा से क्या मतलब है। ठीक है, देखो सभी कंपनी आपकी ABCD सभी में कर्मचारियों की संख्या समान है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा नीचे परसेंटेज में, और ऊपर अगर ध्यान से देखूंगा सभी कंपनियों का जो टोटल सम बन रहा है वो 100 बन रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि सभी कंपनियों में टोटल कर्मचारी जो है वो 100 है, यानी कि 100 है। ठीक है अंतर। ठीक है, पहली कंडीशन मैंने फुलफिल कर दी है। अगला बोला आपसे यहाँ पर क्या, कि तो कंपनी खालिस्तान में किस कंपनी में अकुशल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। देखो एक कुशल यानी कि यहाँ पर देख रखा है, स्किल्ड यानी कि नीले वाले कौन से हैं, आपके कुशल श्रमिक है। अनस्किल्ड यानी सेमी स्किल्ड यानी कि जो थोड़े बहुत क्या है, यानी कि आधा ज्ञान है जिनमें, यानी कि अर्ध कुशल है। और अनस्किल्ड यानी कि पूरी तरह से क्या है, यहाँ पर अकुशल है। ठीक है, वो आएंगे। तो आपसे अगर बोला जा रहा है कि कंपनी खालिस्तान में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, देखो सबसे अकुशल श्रमिक सबसे ज़्यादा किसमें है, यहाँ पर अगर 100 व्यक्ति है तो 100 में से 35 अकुशल है, यहाँ पर 20 अकुशल है, और यहाँ पर 45 अकुशल है, यानी कि कंपनी बी के अंदर सर्वाधिक क्या आपके अकुशल व्यक्ति है, यानी कि कंपनी बी के अंदर आपका सर्वाधिक अकुशल व्यक्ति है। उसके बाद बोला जा रहा है कि कंपनी खालिस्तान में कुशल श्रमिकों की संख्या सबसे कम है। सबसे कम कुशल श्रमिक किसमें, आप लोग यहाँ पर 25 है, यानी कि इसके अंदर सबसे कम है, यानी कि बी के अंदर ही आपका क्या है सबसे कम, और सबसे अधिक क्या है बेरोजगार है, यानी कि अकुशल आदमी है, यानी कि बी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, यानी कि ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, वैसे आसान सा क्वेश्चन था। अगले चलते हैं। अगला क्या बोला आपसे यहाँ पर, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि 4 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक लघु त्रिज्यखंड का परिमाप माइनर सेक्टर का जो पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, वो क्या होगा, जो 45 डिग्री का कोण अंतरित करता हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका मान लो कि सर्किल है। ठीक है, माइनर सेक्टर वैसे आपको पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसा होता है। ये आपका क्या है, माइनर सेक्टर है, यानी कि एक छोटा हिस्सा किसका, आप लोगों को ट्रायंगल का, बस यही होता है माइनर सेक्टर। आपको इसका पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर में क्या क्या आता है बोलूँ, यहाँ पर दोनों रेडियस से केंद्र से अगर मैं खींचूंगा तो यानी कि 2r आएगा, प्लस का क्या आएगा आपका यहाँ पर ये वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा। अगर ये चाप एस है तो इस चाप एस का आपका यहाँ पर क्या बताना है, इसका अगर आपको ज्ञात हो जाए तो आप इसका यहाँ पर पेरीमीटर बता दोगे, नहीं बता दोगे, बता देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखूंगा यहाँ पर क्या आता है आपका, आप बोलोगे 2r होता है कि नहीं होता है। अगर 4 इकाई तिड़ जाए तो 2r कितनी वैल्यू होगी, आप बोलोगे 8 होगी। तो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन फोर्थ आंसर हो ही नहीं सकते। आप बच गए आपका ऑप्शन, आपको कौन सा, पहला और दूसरा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मैं वैसे तो इसका आंसर डायरेक्ट टिक कर देता, क्योंकि हमेशा प्लस ही होता है, इसके अंदर माइनस नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पूरा सॉल्व करने के लिए मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। लघु त्रिज्यखंड जो आपका ये वाला हिस्सा था पेरीमीटर, इसका हिस्सा कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप बोलोगे एल अपॉन आर। एल क्या आपका यहाँ पर इस त्रिज्यखंड की यहाँ पर लंबाई या परिमाप कुछ बोल सकते हो, आर रेडियस है, और थीटा क्या आपका यहाँ पर आप बोलोगे रेडियन के अंदर कोण है। ठीक है, रेडियन के अंदर कोण है, आपको इसके अंदर देखा है डिग्री के अंदर देखा है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे इंटू करते हैं, आप बोलोगे 45 इंटू पाई बटा 180 से इंटू करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। एल की वैल्यू हमसे पूछा है, रेडियस की वैल्यू 4 है कि नहीं है। तो 45 से अगर 180 काटूंगा 4 बार कटेगा, और 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि जो आपका आपका ये वाला जो हिस्सा था, यानी कि जो चाप एस था, ये चाप जो एस था, इसकी वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे यहाँ पर पाई आई कि नहीं है, आई। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई। और इसका टोटल परिमाप कितना होता है, आप बोलोगे 2r प्लस का एल या एस कुछ बोल सकते हो। 2r की वैल्यू 8 आ गई, प्लस की जगह प्लस, और एल और एल या एस की वैल्यू कितनी आई है, पाई। तो 8 प्लस का पाई करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट है। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। मैं अगले पे चलता हूँ।
अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति है जिसकी आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। ठीक है, फादर है ये आपका, और ये आपका सन है, इनका अनुपात जो है वो 7:4 है। उस उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्या को गुणनफल जो है वो कितना है, 1372, यानी कि 7 और 4। मान लेता हूँ कि अगर फादर की आयु 7x है और पुत्र की आयु 4x है, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उसकी वैल्यू आएगी 1372। ठीक है, बोला जा रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा वो पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमें उनका क्या निकालनी पड़ेगी, वर्तमान एज निकालनी पड़ेगी। जो भी आंसर आएगा उसमें हम 8 8 साल दोनों में ऐड कर देंगे और दोनों का रेशो आ जाएगा। ठीक है, आप लोग की बिल्कुल सही बात है, तो बस सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7 कितने होते हैं, 28। 7 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 7 7, 6 7 बचेगा, 7 नाम 63 होते हैं, और 6 7 42। 4 से अगर मैं इसको काटूंगा 4 चौक 16 है ना, और 4 नाम 36, 49, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7, क्योंकि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। यानी कि जो पिता और पुत्र की आयु है वर्तमान कितना है, आप लोगों के 7 का इंटू 7 यानी कि 49, और 4 इंटू 4, 4 इंटू 7 यानी कि 28। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपसे वर्तमान एज नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है यहाँ पर 8 साल बाद कितनी एज होगी। ठीक है, तो 49 में 8 जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू बनी, 57। 28 में 7 जोड़ूंगा, 28 में 8 जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, 36। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पर अब इस रेशो को 3 से काट दूँ तो कितनी बार घटेगा, आप बोलोगे 19 30 57 होते हैं, और 12 30 36 होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका दूसरा हो जाएगा वो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं, अगला बोल रहा है आपसे अपन क्वेश्चन नवा कि उपरोक्त चित्र में दर्शाने पर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, यानी कि दोनों बाहर से क्या करते हैं, यहाँ पर स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। केंद्र वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 49 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो 49 है। क्वेश्चन के अंदर गिवन फिगर था ये। केंद्र ए वाले वृत्त की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 16 सेंटीमीटर है। उपनिष्ठ रेखा बीसी की लंबाई बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, बीसी का क्या होता है, आप लोग 2√r इंटू आर। आर क्या होता है, कैपिटल आर, जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस, और स्मॉल आर क्या होता है, जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस। दो की जगह दो रख दो, है ना। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आएगी 49, स्मॉल आर की वैल्यू आएगी 16। अगर मैं काटूंगा तो 2 इंटू 7 इंटू 4, क्योंकि रूट के अंदर इसका 7 निकलेगा, इसका 4 निकलेगा, 7 दूनी 14, 14 चौके 56, यानी कि ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है अंतर, ठीक है। अगले चलते हैं, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 180 रुपये की दर्जन। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 180 रुपये की एक दर्जन दस्तानों की जोड़ी पर 10% छूट उपलब्ध है। 54 रुपये में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं, वो आपसे पूछा रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर 180 के एक दर्जन दस्ताने, एक दर्जन दस्ताने की यानी कि 12 जोड़ी दस्ताने, आप ये बिल्कुल सही बात है। अगर 180 के 12 जोड़ी दस्तानों पर 10% छूट है, यानी कि हर दस्ताने पर 10% छूट होगी कि नहीं होगी, होगी। तो हर दस्ताने की जोड़ी कितने रुपये पड़ी आपके पास, यहाँ पर आप लोग 180/12, यानी कि 15 रुपये की एक जोड़ी पड़ी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। और इस पर है 10% छूट, यानी कि 90 रुपये में आपको माल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है 90% में, आप लोग बिल्कुल सही बात है। ये आपकी हर दस्ताने की कितनी होगी, प्राइस हो गई, है ना, जो छूट के बाद में आपको मिल रहा है। यानी कि हर दस्ताने की जोड़ी आपको कितने रुपये में पड़ी, आप लोग 13.5 रुपये में। 1 0 से 1 0 कटेगा, 15 नंबर 135 होता है, 135 में 10 का भाग दूंगा तो 13.5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। हर दस्ताने की जो वैल्यू बनेगी आपके पास, वैल्यू बनेगी 13.5, है ना। तो 54 रुपये में कितना आएंगे आप लोग के, 54/13 काटेंगे अगर आप इसको तो 1 0 ऊपर चल जाएगा। अगर इससे काटेंगे तो देखो काट सकते हैं आप यहाँ पर 135, यानी कि 13 चौक 52, 4 बार ये पूरा कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगले चलते हैं, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, ये आपको फिगर दे रखा था, है ना, यानी कि स्टैटिस्टिक्स दे रखे थे। आपसे यहाँ बोला जा रहा है कि पीसीएम यानी कि भौतिक रसायन और गणित, जो पीसीएम सब्जेक्ट वाले वो समझते हैं इस चीज़ को, उसमें रिदा द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक कितना है, यानी कि रिदा को कितने परसेंटेज मिले, वो आपसे पूछा जा रहा है। देखो मैं आपको एक पहली बात बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में अधिकतम अंक 140, यानी कि हर पेपर कितने कितने नंबर का हुआ है, 140 का हुआ है। टोटल परसेंटेज निकालना है तीनों पेपर का, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, आप बोलोगे हाईएस्ट मार्क्स बनेंगे 420, सॉरी 3442, हाँ 420 बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे। अब इसमें आप देखो गणित के अंदर, है ना, भौतिकी के अंदर, रासायन विज्ञान के अंदर रिदा को कितना मिला है। देखो मैं आपको जूम बता देता हूँ करके, देखो ये ऐसे ही आया है वहाँ से, है ना। तो रिदा आपकी यहाँ पर ये थी, ये आपका यहाँ पर देखो ध्यान से देखेंगे तो ये आपका मैथ है, मैथ में रिदा को मिला इतना ही, यानी कि ये वैल्यू है 55, सॉरी 70। यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 60 है, उसके बीच में यानी कि 70 प्लस फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर कितने मिले इसको, यहाँ पर आप लोग 110, है ना। और केमिस्ट्री के अंदर कितना आएंगे, केमिस्ट्री के अंदर आए उसके 120, कितना है 120। ठीक है अंतर, ठीक है। बस आप इसको जूम लॉस कर देते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो 70 और 180 यानी 110, यानी कि 180 प्लस का 120, यानी कि 300 नंबर मिले उसको टोटल, कितने में से, 420 में से। बस आपको इसका परसेंटेज निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 100 बार कटेगा, 14 3 42 होते हैं, 14 बार आएगा। 100/14 यानी कि 7/50, यानी कि 500/7, 500/7 कितना होता है,
देखो 7 7 49, 1 0 बचेगा, 7 एकम 7, 71 पॉइंट समथिंग आएगा, 71 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी में एक्स वाई है ना, एक्स वाई को भुजा एक्स और वाई पे काटते हुए बीसी के समांतर खींचा जाता है। देखो मान लो कि ये ट्रायंगल आपका एक्स वाई जेड है, सॉरी एबीसी है ना। मैं इसको वापस बनाता हूँ, ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल आपका एबीसी है, और ये थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये ट्रायंगल एबीसी है ना। एक्स वाई को काटते हुए बीसी के समांतर खींचा जाता है। बीसी आपकी यहाँ पर ये रही, तो एक्स वाई आपकी यहाँ पर ये रही होगी, ठीक है, ठीक है। ए बी जो है वो 5.4 की, देखो एक्स वाई बी सी के समांतर, तो एक्स और वाई बाई डिफॉल्ट नहीं बनेगी, क्योंकि एक्स बी सी के समांतर, तो एक्स का संबंध बी से आ जाएगा और वाई का संबंध सी से आ जाएगा, ठीक है। ए बी बोला जा रहा है 5.4 की, ए बी की वैल्यू है 5.4, ठीक है। बी सी की वैल्यू है 7.2, बी एक्स की वैल्यू है 3, तो एक्स वाई की लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। नहीं बता सकते आप यहाँ पर, आप बता सकते हैं, कैसे बताएंगे। देखो अगर ये 3 है तो यहाँ पर ये कितना रहा होगा, आप लोग 2.4 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, रहा होगा। क्लियर से और पढ़िए, बस वही लगानी है, आपका आंसर आ जाएगा। जिन्होंने पढ़ी है वो आराम से बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 2.4 की जगह 2.4 आएगा। टोटल ए एक्स अपन क्या होता है, ए बी की वैल्यू कितनी है 5.4। यहाँ पर एक्स वाई यानी कि एक्स मान लेता हूँ इसको टोटल को, और बी सी आएगा बट्टे में 7.2, बस आंसर आ गया। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार में ही, खत्म है ना। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक जरूर से यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 9 से काटूंगा तो 9 6 54 होता है, 9 8 72, पॉइंट 8 बार कटेगा। यहाँ पर 6 से काटूंगा 4 बार कटेगा, 8 6 32, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3.2। खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले चलते हैं। अगला बोला अगर आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करो, यानी कि इसकी वैल्यू बताओ। देखो वैसे तो ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे भी करो आप यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको बेस्ट मेथड बताता हूँ कैसे बताना है। देखो यहाँ पर दिख रहा है मुझे tan टू जेड, tan टू जेड का फॉर्मूला क्या होता है, tan टू डेटा का वैल्यू होती है 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर a। ये होता है कि नहीं होता, होता है। अब ये फॉर्मूला जिसमें ये वो आंसर नहीं हो सकता, तो देखो ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर 2 नहीं है ऊपर। अब बाकी सब में टर्म है, यानी कि हमने एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया। अब बचेगा आपके पास 2 ऑप्शन, सॉरी 3 ऑप्शन। कैसे करेंगे एलिमिनेट, देखो cos x प्लस का y, cos x माइनस का y, tan टू जेड है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ कितनी, x और y की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 0 0, है ना। और जो आपका z है इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 0। तीनों वैल्यू 0 पुट करते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा आपका। देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 0 पुट करने पर इसकी टोटल वैल्यू बनेगी 1, क्योंकि cos x प्लस का y cos 0 कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता, होता है, तो इसकी वैल्यू 1 बनेगी। कौन सा ऑप्शन 1 बना रहा है, इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 1 बनेगी, यहाँ पर माइनस का 0, यहाँ पर माइनस का 0, यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी 0, और यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी 2 tan z अपॉन 1 माइनस का tan इसका z, यानी कि यहाँ पर वैल्यू बनेगी 0, यानी कि वैल्यू बनेगी टोटल 1, यानी कि आपका पहला ऑप्शन आंसर हो सकता है, ठीक है। अंत तक आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, इनकी पहला ऑप्शन आंसर हो सकता है। वैसे तो ये दोनों फॉर्मूला है cos a प्लस का b माइनस का sin a प्लस a माइनस का b का, है ना। बाकी अगर आप वैल्यू पुटिंग से कर रहे हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर अगर x और y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो यहाँ पर ये 0 बना देगा, और यहाँ पर भी ये 0 बना देगा, इनकी वाला भी आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर बात करें ऑप्शन 4 की, तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 बनाएगा, है ना, यहाँ पर 0 बनाएगा, यहाँ पर 0 बनाएगा, यहाँ पर 0 बनाएगा, और यहाँ पर कितनी वैल्यू बनाएगी 0। अब आपके 2 ऑप्शन फंस गए, यानी कि ये वाले 2 ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। ये आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब आपको यहाँ पर आपकी मजबूरी है कि आप यहाँ पर फॉर्मूला खोल लो, ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा, यानी कि ये अकेला क्वेश्चन आपके 3 4 क्वेश्चन को टाइम खा जाएगा। तो आप फॉर्मूला खोल दो यहाँ पर। देखो cos x प्लस का y का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग इसका फॉर्मूला होता है cos x cos y, है ना, माइनस, सॉरी हाँ प्लस है ना, हाँ ठीक है, sin x sin y। अब माइनस का sin x माइनस sin y का फॉर्मूला कितना होता है, आप लोग माइनस का sin x cos y प्लस का sin y cos x, और उसका तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। बिल्कुल सही बात है, कौन सी ऑप्शन में नहीं आ रही, इसके अंदर ये वाली टर्म है sin x sin y, ये वाली टर्म है, माइनस का sin x cos y, ये वाली टर्म है। यहाँ पर क्या, देखो 2 टर्म तो आपकी है यहाँ पर नेगेटिव में, और एक टर्म है पॉजिटिव में, तो आपकी एक टर्म पॉजिटिव इसके अंदर, ये इसके अंदर नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। फॉर्मूला आप डायरेक्ट खोल सकते थे, पहले स्टेप में आपका आंसर आ जाता था, लेकिन मैंने आपको ऑप्शन से और वैल्यू पुटिंग से बता दिया, ठीक है। थोड़ा बहुत कैसे करना था आपको, अगर आप करना चाहते, अगर इसके आगे भी आपको सॉल्व करना था तो आप जो है यहाँ पर थीटा इक्वस टू, यानी कि साइन थीटा इक्वस टू यहाँ पर 3/4 3/5 मान सकते थे, या 4/5 मान सकते थे, आपकी मर्जी थी, तब भी आपका सॉल्व हो जाता क्वेश्चन। अगले चलता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे, पर 250 लोगों का एक समूह है जिसमें 40% पुरुष है और 60% महिला है। यदि समूह में 30 और महिला शामिल हो जाती है तो नए समूह में महिलाओं का परसेंट कितना होगा। देखो 250 लोगों का समूह में 20% 40% पुरुष, यानी कि 100 पुरुष होंगे आपके
और महिला होंगी कितनी आपके यहाँ पर, आप बोलोगे 850। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब 30 नई महिला और शामिल हो जाती है, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 180। तो समूह में महिलाओं का परसेंट कितना होगा, आप देखो बस आपको 100 जो है, सॉरी 180 जो है 280 का कितना परसेंट है, अगर यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर 5:9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 9 जो है ना, वो 9 और 5 14 का कितना परसेंट है वो आपको बताना है, बस आंसर आ चुका है। अगर ध्यान से देखेंगे तो 50/7 बनेगा, है ना, 50/7, 9×5 = 45, 45/7 यानी कि 7×6 = 42। जैसे स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा, 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। उसके अलावा कितनी वैल्यू मिलेगी आपके पास, 3 0 7 चौक 28, यानी कि 64 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बोला जरा आपसे यहाँ पर, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का था। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 7 14 14 5 की कितनी वैल्यू मिलेगी, 9। 9 से अगर मैं भाग दूंगा 18 में तो कितनी बार जाएगा, आप लोग 2 बार जाएगा, इंटू 5 इंटू 24/30 ही है। यहाँ पर काटूंगा 4 बार कटेगा, यहाँ पर कटेगा 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा, 4 के 8 आंसर, ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले देता है, अगला वाला आपसे एक अर्धगोला है जिसका जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का, तो अर्धगोले का वक्र परिशेष कितना होगा, पाई की वैल्यू आपको रखनी है 22/7। ठीक है, तो देखो अगर व्यास ये है ना, तो अर्धगोले का वक्र परिशेष कितना होता है, 2πr²। कितना होता है, 2πr²। बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर हो जाएगा 2 की जगह 2, है ना। वैसे मैं आप यहाँ पर पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पर 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 2 × 2, पाई की जगह रखना है 22/7। आर की वैल्यू कितनी रखनी है, 21 का आधा, क्योंकि रेडियस है आपका, आधा हो गया डायमीटर का, आप लोग बिल्कुल सही बात है, आपको उसको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, आप लोग बिल्कुल सही बात है, मैं लाल पेन से लिखता हूँ ताकि दिखे आपको। 2 से 2 कट जाएगा आपका, यहाँ पर 7 से 21 3 बार कटेगा, 2 से यहाँ पर ही कटेगा 11 बार, लेकिन ये है 11 × 3 × 21, यानी कि 1 से 3 और 3 एकम 3, यानी कि 3 इकाई का अंक आएगा। पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। अब चूंकि यहाँ पर 11 है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, तो 9 और 3 12, 12 में 6 गए तो 6 बचेंगे, यानी कि 11 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, क्योंकि 6 और 3 9, 9 में से हो गए तो 0, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन 11 का मल्टीपल बन रहा है। अगले चलता है, अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर एक नौका यानी कि एक बोट है जो कि धारा का अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में कर सकती है। स्थिर जल में नौका की चाल जो है वो उतनी है, तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की दूर जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम जा रही है 4 घंटे में, यानी कि डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोगों की डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 15 किलोमीटर/आवर। कैसे निकाला, 60 में 15 का 4 का भाग दे दिया। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। डाउन स्ट्रीम का होता है आप लोगों को x प्लस का y, यानी कि जो स्थिर जल में चाल है उसमें अगर मैं धारा की चाल जोड़ देता हूँ तो वो आपकी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू बन जाती है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। इस तरह जल में नौका की चाल कितनी है 13, तो यहाँ पर x की जगह 13 रख सकता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोगों की 2 आएगी, यानी कि यहाँ पर धारा की आपकी वेग कितना आ गया आप लोगों को 2 किलोमीटर/आवर, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13 किलोमीटर/आवर। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जरा आपसे यहाँ पर धारा के प्रतिकूल जाना है, यानी कि अपस्ट्रीम जाना है। अपस्ट्रीम क्या होता है, आप लोग को एक्स माइनस का वाई होता है, एक्स माइनस का वाई यानी कि 13 में से 2 गए तो कितने वैल्यू बनी, आप लोग 11 किलोमीटर/आवर। 11 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आपको जाना है 30 किलोमीटर, तो कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग 30 अपन 11, यानी कि 11 दूनी 22, यानी कि 2 घंटे 8/11 आवर। 2 से ही 8/11 घंटे का आपको टाइम लगेगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं, देखो ये वैसे वैसे से क्वेश्चन था, मेरे को लगता नहीं है कि अगर मैं इसमें और अच्छे एक्सप्रेशन दूंगा तो भी कुछ काम होगा। ठीक है, आपको वैसे क्वेश्चन आपने खुद नहीं बना लिया होगा। अगले चलता है, अगला बोला जरा आपसे पर 2000 और 2020 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से विभाजित है। कुछ नहीं करना, वैसे नंबर बड़ा रखा, आपको इंडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि 2000 से 2020 के बीच में 8 से विभाजित संख्या। देखो सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि क्या 2000 आपका 8 से विभाजित है, आप लोग 8 से विभाजित है, आप लोग बिल्कुल है, क्योंकि ये कट जाएगा 125 बार। अगला नंबर जो 8 से विभाजित होगा वो 2008 होगा, उसके अंदर 2016 होगा। बस ये 2 संख्या की आपकी जो 8 से विभाजित है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगले चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है आपसे पर, अगला बोला जा रहा है आपसे पर पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के दौरान ये 5% की कमी हो गई, दूसरे वर्ष के अंत में अगर इसकी जनसंख्या जो है वो 47,880 है, तो आपसे बोला जाएगा कि पहले वर्ष की शुरुआत में इसकी जनसंख्या कितनी है। देखो वैसे आप यहाँ पर सक्सेसिव लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो है यहाँ पर बेसिक से बना लो। देखो 5% वृद्धि हुई, यानी कि 105/100 हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। अगले साल 5% कमी हो गई, यानी कि 95/100 हो गई, और टोटल जो फाइनल अभी आपकी वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है 47,880। बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब पूर्ण आपका इंटीजर में आ रहा है, यानी कि सारी संख्या आपकी कट जाएंगी, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। देखो अब काटेंगे अगर आप इसको तो कितनी बार कटेगा, देखो 21 से काट लेते हैं, 21 पंजे 105 होते हैं, 21 से काटेंगे 21 2 42 होता है, कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर 5 8, है ना। 21 2 42 होता है 16, 168, 21 8 188, 168 यानी कि 2280 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। बस अगर मैं यहाँ पर 19 से काटूंगा तो 19 पड़ी 95 होते हैं, अगर मैं 19 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 19 से कम 19, 19 दूना 38, यानी कि 120 कट आ गया नहीं आ गया, आ गया। अगर मैं 5 से 120 को काटूंगा तो 24 बार कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा। अगर 5 से अगर मैं 100 काटूंगा 20 बार कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा। तो 20 × 100 यानी कितनी वैल्यू होगी 2000।
है ना। इसको इंटू करना है 24 से, यानी कि 24 इंटू 2 यानी कि 48,000, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले चलता है। अगला बोला जरा आपसे पर ओ केंद्र है और चाप पी क्यू आर ओ पर 240 डिग्री का कोण अंतरित करता है। पी क्यू को ए तक बढ़ाया जाता है, तो आपसे बोला जा रहा है कि एंगल ए क्यू आर की माप कितनी होगी। देखो थोड़ा सा आपका फिगर बनेगा, तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो आप वापस पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं वापस जूम लॉस कर दूँगा एक बार। ये आपका क्या है, मान लो कि सर्किल है। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, सर्किल है ना। मैं वापस बनाता हूँ, ये फिगर नहीं आ रही इसकी। ठीक है, ये आपका सर्किल है, ये क्या है आपका, मान लो कि ये आपका सर्किल है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग यही बोल रहा है मेरे भाई, ये आपका सर्किल है। ठीक है, इस पर कोई आपका क्या है, पी क्यू आर नाम का एक आपका चाप है। ये आपका पी, ये आपका क्यू, और यहाँ पर आपका आर है, और आपका सेंटर है ओ, है ना। ये आपका क्या हो गया, चाप हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, मैं ओ सेंटर को थोड़ा सा पास लिखता हूँ, यहाँ पर ओ है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण किया जाता है 240 डिग्री का। तो बोला जा रहा है कि अगर मैं पी क्यू को ए तक बढ़ाता हूँ, पी क्यू को अगर मैं ए तक बढ़ाता हूँ, तो आपको वैल्यू बतानी है ए क्यू आर की, ये वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अंत तक। ठीक है, मैं हरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको दिखे। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे बता सकते हैं आप इसको, अगर यहाँ पर 240 डिग्री का है, तो आपके यहाँ पर परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, आप लोग यहाँ पर परिधि पर कोण बनेगा 120 डिग्री का, क्योंकि केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। ये आपकी नॉर्मल सी थ्योरम होती है, आपको पता होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट एच दे देता हूँ, तो क्या आपको नहीं दिख रहा है, पी क्यू आर एस से क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। मतलब कि आप अब इसको बीच वाले को भूल जाओ, ऐसा कुछ था। क्या अब आपको ये यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। यहाँ पर अगर 120 है, तो क्या यहाँ पर 120 नहीं बनेगा, आप लोगों को बिल्कुल बनेगा। ये चक्रीय चतुर्भुज की थ्योरम होती है। अगर आपको थ्योरम याद नहीं है तो भी काम चल जाएगा। कैसे, अगर 120 का, तो आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अगर 120 का है, तो यहाँ पर कितने का होगा, आप लोग 60 का होगा कि नहीं होगा, होगा। अभी चूंकि पी क्यू आर क्या एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बने कोण जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। यानी कि अगर ये 60 का है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। यानी कि 120 डिग्री जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा। अब आप क्वेश्चन को वापस पढ़ सकते हैं चाहे। ठीक है, अगर जिस भी भाई बहन ने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आप इस फिगर को यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ लें। ठीक है, और चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा। अगले चलता है क्वेश्चन में, आपसे यहाँ पर क्या पूछे जा रहे हैं, रुपये में 1.5 लीटर की दर वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का जो मूल्य है वो 1 सही 7/8 लीटर हो जाए। देखो कुछ नहीं करना, 1.5 लीटर आपका क्या है, दूध है ना, 1.5 लीटर दर वाला है, तो 1.5 की वैल्यू कितनी होगी, आप लोग 1.5 होगी कि नहीं होगी, होगी। नहीं तो आप इसको ऐसे कर दो 3/2, है ना, 3/2 कर लो आप इसको। ठीक है, अगर इनिशियल के अंदर बात करें तो आपका जो मिल्क था वो प्योर था, जो वाटर था वो कितना था, 0 था, है कि नहीं है। अभी आपको फाइनल जो बनाना है वो 1 सही 7/8 बनाना है, यानी कि 8 और 7 15/8 बनाना है कि नहीं बनाना, बनाना है। और आपको इसका बताना है रेशो, बस आपको ये एलिवेशन लगाना था, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो 15/8 में से 0 घटाऊंगा तो 0 बचेगा, 15/8 में से 3/2 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, कितनी वैल्यू बनेगी, 3/8, है ना, 3/8। 3/8 बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। अब देखो टोटल जो 3/2 यूनिट थी इसकी वैल्यू थी 60, तो बोला जा रहा है कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए आप लोग की वैल्यू, अगर 60 लीटर तो 3/8 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये इसका कितना गुना है, आप लोग 1/4 है कि नहीं है। तो 60 लीटर का भी हमें 1/4 जो है हमें क्या मिलाना चाहिए, पानी मिलाना चाहिए, यानी कि 60 इंटू 1/4 यानी कि 15 लीटर। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले चलता है, अगला क्या बोल रहा है, इससे ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन बनाने की, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगले चलता है, अगला बोला जरा आपसे पर महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो गया, तो वेतन में परसेंट वृद्धि पूछ रहा है। देखो 40,000 की वृद्धि हुई है ना, कितने पर, 2 लाख पर, तो 2 लाख पर 2 पास आंसर खत्म। क्वेश्चन बिल्कुल घटिया सा है। देखो 3 2 5, 2 और 3, है ना, पूरा कट जाएगा, मतलब ये 5 करीबन 20 बार कटेगा। ठीक है, तो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले चलता है, अगला बोला जा रहा है आपसे पर किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मोतियों की निर्यात में अधिकतम परसेंट की वृद्धि हुई है। देखो अधिकतम परसेंट की वृद्धि बतानी है। अब मैं सारी वर्षों को चेक नहीं करूंगा, मैं चेक करूंगा ऑप्शन में 2019 में हुई है क्या। देखो यहाँ पर 9.5 था, अभी 11.4 हो गया, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आप लोग 1.9 की वृद्धि हुई, कितने पर, आप लोग 9.5 पर इंटू करेंगे 100। ठीक है, क्योंकि 19 की तो 114 होता है, 19/95 तुमको डायरेक्ट पता चल गया कि इसको घटाने पर कितनी वैल्यू आएगी, 1.9 आएगी। अगर 19 से काटूंगे 5 बार कटेगा, तो 5 से काटूंगा 100 को, तो 20%। इसके अंदर कितने परसेंट वृद्धि हुई, आप लोग की 20% की वृद्धि हुई है कि नहीं हुई, हुई है, तो 20% आ गया। कब, 2019 में, है ना, सर्वाधिक बताना है ना हमें, तो हमें चेक करना पड़ेगा एक ऑप्शन। अगला दे रखा है 2018 के अंदर बात करेंगे, तो यहाँ पर 6.5 था, भी कितना हो गया 9.5, यानी कितनी वृद्धि हुई, 3 की, कितने पर, 6.5 पर इंटू करेंगे 100, है ना। तो यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, यानी कि 3,000/65, कितनी वैल्यू आ गई, 3,000/65।
3000/65 है ना, या फिर अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो 600/13, 600/13 भी लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ पर। ठीक है, तो कितनी बार घटेगा आप बोलोगे 43, 43 40 से ऊपर आंसर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। यानी कि 2019 के अंदर तो सर्वाधिक वृद्धि नहीं हुई क्योंकि 2018 में इससे ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में 2014 के अंदर बात करें तो 2014 के अंदर यहाँ पर तो कमी हो गई, 10.8 से 7.8 आ गया, तो कमी हुई है, इसके अंदर तो वृद्धि हुई नहीं है, मैं चेक ही नहीं करूँगा। 2017 के अंदर बात करें तो 2017 के अंदर 5.2 से यहाँ पर कितना हो गया है, देखो 5.2 से कितना हो गया है यहाँ पर 6.5, यानी कि 1.3 की वृद्धि हुई है कितने पर, 5.2 पर। इंटू करेंगे 100 तो काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 से अगर मैं 100 काटूंगा 25 बार, यानी कि इसमें लगभग 25% वृद्धि हुई है। जबकि 2018 में 40% वृद्धि हुई है, यानी कि सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है 2018 में, यानी कि ऑप्शन जो आपका दूसरा होगा वो सटीक आंसर होगा। अगले चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर एक बैंक है जिसमें के रुपए पर n² वर्षों के लिए r⁻² की दर से साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, एक अन्य बैंक है जो कि l रुपए पर n3 वर्षों के लिए r⁻3/2 की दर से साधारण ब्याज देती है। तो बोला जा रहा है कि और समान ब्याज देती है, तो के और एल के बीच का अनुपात कितना होगा। देखो दोनों का ब्याज समान है, यानी कि दोनों का जो रेशो होगा, यानी कि दोनों की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी, यानी कि के रुपए पर n² वर्षों में r⁻1/2 से मिलने वाला जो ब्याज होगा वो इतना होगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो l रुपए पर n³ वर्षों पर r⁻3/2 से मिलने वाली ब्याज के बराबर होगी। ये बोल रहा क्वेश्चन में, बस आपका आंसर आ गया। अगर ध्यान से अगर आप काटेंगे तो कटता चल जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, है ना। यहाँ पर n³ है, यहाँ पर n², यानी कि n बचेगा, है ना। r⁻1/2 है, यहाँ पर r⁻3/2 है, यानी कि r की वैल्यू कितनी बनेगी, r का स्क्वायर बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। तो k से आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि l का वैल्यू कितना होगा, तो k रेशो l की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पर l था तो l में नीचे पटक दिया, यहाँ पर ऊपर बचा आपके पास rn, है ना, rn बचेगा, क्योंकि देखो r⁻3/2 था, उसमें से अगर मैं 1/2 घटाऊंगा तो 2/2 यानी कि 1 ही बचेगा, nr ही बचेगा, है ना। बटे में कितना बचेगा आपके पास 1, क्योंकि 100 से 100 तो कट गया था, यानी कि rn/1, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले चलता है, अगला क्या बोल रहा है आपसे पर, अगला बोला जा रहा है आपसे पर दो रैखिक समीकरण है, दो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी थी, आपको बताना है कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो x प्लस का 2/2y बराबर 15 और 4x प्लस का 8y बराबर 13। देखो आपको लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। अगर मैं यहाँ पर x1:x2 देखो, यानी कि यहाँ पर 1:4 आएगा, यानी कि x का गुणज देखा मैंने यहाँ पर, उसकी वैल्यू अगर मैं बराबर में करूँगा 2/8, 1/4, यानी कि यहाँ पर वैल्यू बन रही है 1/4 बराबर, इसके बराबर में करूँगा 15/13, तो क्या ये बराबर है, तो दोस्तों आप देखेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं है, जबकि ये दोनों बराबर हैं। तो इस कंडीशन में जो आपकी रेखाएं होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मैंने आपके पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थी आपकी 2 7 2024 की जो आपकी शिफ्ट फर्स्ट हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा, आपको वीडियो के सोल्यूशन कैसे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो आज की वीडियो के अंदर बस नहीं मिलता आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। इससे पहले वाली वीडियो जो थी, यानी कि इससे पहले वाली जितनी भी शिफ्ट हुई है 4 शिफ्ट, उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया 1 तारीख की, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।